होगी। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज इन इंडिया पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो जो स्मॉल स्केल एंड कॉटेज इंडस्ट्री है, हमने आपके साथ डिस्कस किया था इसके पहले भी कि जो हमारी कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जिसे हम लोग कुटीर उद्योग बोलते हैं, इसको कुटीर उद्योग बोलते हैं। ये कुटीर उद्योग की एक विशेषता होती है कि इसका एक पर्टिकुलर स्थान नहीं होता है। ये घर में ही संचालित किया जाता है, जहां पर हम लोग निवासी स्थल बनाए रहते हैं, या ऐसा पब्लिक प्लेस होता है जहां मतलब कि कोई अदर उद्देश्य के लिए वो प्रयोग में लाया जाता है, तो हम लोग उसके साथ क्या कहते हैं वहां पर इस उद्योग को संचालित करते हैं। और इसमें एक परिवार के सारे सदस्य, या जरूरी नहीं कि सारे सदस्य हों, लेकिन परिवार के मेंबर के द्वारा ही संचालित किया जाता है। इसमें बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता है, साथ ही साथ मशीनों का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। यानी एक परिवार की जीविका का ये मुख्य आधार होता है। लघु उद्योग मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि लघु उद्योग वो उद्योग होता है जब एक परिवार के क्या कहते हैं, लघु उद्योग जो होता है वो एक पर्टिकुलर प्लेस में संचालित किया जाता है, साथ ही साथ इसमें 40 से 50 लोग काम करते हैं और एक निश्चित आवर में काम करते हैं, जबकि कुटीर उद्योग के अंतर्गत निश्चित आवर डिसाइड नहीं किया गया है। तो इस प्रकार इसमें मशीन तथा इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रयोग किया जाता है। अब देखो, कुटीर उद्योग मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया कि कुटीर उद्योग घर को हम लोग घरेलू उद्योग, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री या ग्रामीण उद्योग, रूरल इंडस्ट्री या ट्रेडिशनल उद्योग, आपके पास पारंपरिक उद्योग के नाम से भी जाना जाता है। तो यानी आपका जो कुटीर उद्योग होगा वो 3 नामों से जाना जाता है: डोमेस्टिक इंडस्ट्री, रूरल इंडस्ट्री एंड ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। इसमें जो कारीगर होता है वो अपने परिवार के सदस्यों, यानी जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनसे या अंशकालिक पार्ट टाइम श्रमिकों को ले लेता। पार्ट टाइम का मतलब होता है कुछ घंटे के लिए, ठीक है, कुछ घंटे के लिए बुला लेता है कि आइए हमारी हेल्प कर दीजिए, इसके बदले में कुछ जो मेहनताना हो वो आप ले लीजिएगा। तो अंशकालिक श्रमिकों की मदद से अपने घरों में रोजमर्रा के सामान का उत्पादन करने के लिए स्थानीय कच्चे माल और सरल उपकरणों का उपयोग करते हैं। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट यह है कि स्थानीय लोकल रॉ मटेरियल यूज किया जाता है। तो जो आपका कॉटेज इंडस्ट्री होगा, कॉटेज इंडस्ट्री की एक विशेषता होती है कि इसमें लोकल रॉ मटेरियल का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें आप इंपोर्ट करके या ट्रांसपोर्ट करके, 2 वर्ड में बोल रहा हूं, यानी इंपोर्ट करके और ट्रांसपोर्ट करके रॉ मटेरियल का प्रयोग नहीं किया जाता। इंपोर्ट जब दूसरी कंट्री से हम रॉ मटेरियल मंगाते हैं, और ट्रांसपोर्ट जब हम दूसरे एक ही देश में दूसरे राज्य या दूसरे स्थान से हम रॉ मटेरियल्स मंगवाते हैं, तो दोनों प्रकार का रॉ मटेरियल यहां पर प्रयोग नहीं किया जाता। जबकि लघु एवं लघु उद्योग के अंतर्गत जो आपका रॉ मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट करके लाया जा सकता है, ठीक है। जैसे जूट है, मान लो जूट इंडस्ट्री आपके यूपी में लगी है, तो उसका जो रॉ मटेरियल है अगर वो उड़ीसा में मिलता है तो वहां से उड़ीसा से हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। बट आपका जो कुटीर उद्योग होता है, कुटीर उद्योग के अंतर्गत ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जहां पर हम रॉ मटेरियल को इंपोर्ट कर रहे हैं या ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। तो ये एक क्वालिटी होती है, विशेषता होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। नाउ द नेक्स्ट है, इसमें सरल उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। ध्यान से देखिएगा, यह टेक्निकल वर्ड है। यहां पर सरल का मतलब होता है सिंपल टूल्स का प्रयोग किया जाता है। सिंपल टूल्स वो होते हैं जिनको एक व्यक्ति बिना ट्रेनिंग के, प्रशिक्षण के संचालित कर सकता है या उसको ऑपरेट कर सकता है, चला सकता है। तो अगर ऐसे टूल्स जिनके लिए बहुत विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उनको हम लोग सरल उपकरणों की श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। लेकिन कॉम्प्लेक्स जो आपके पास टूल्स होते हैं, एक टेक्निकल वर्ड है यहां पे कॉम्प्लेक्स टूल्स, तो कॉम्प्लेक्स टूल्स वो होते हैं जिनके बिना ट्रेनिंग के आप नहीं संचालित कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर जो आपके जो टूल्स संचालित किए जा रहे हैं वो सरल उपकरणों के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। तो ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है वो लोकल लेवल पर ही अवेलेबल होता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो आपकी इंडस्ट्री होगी,
ठीक है। जो आपकी इंडस्ट्री होगी वो वहीं पर डेवलप होगी जहां पर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी होगी। अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो वो इंडस्ट्री वहां पर धीरे धीरे बंद होने लगेगी। तो ये इसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम देखते हैं, अब देखो, जो कुटीर उद्योग के अंतर्गत उत्पाद हमारे बनाए जाते हैं, तैयार उत्पाद यानी जो हम प्रोडक्शन करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, वो घर में उपभोग कर लिया जाता है। या तो हम उसका प्रयोग अपने घर में उपभोग करने के लिए कर लेते हैं, या स्थानीय बाजारों में इसको हम लोग सेल्स कर देते हैं। ठीक है। देखो, ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट 1991 में आया। तब यह जगह के जो हमारा कुटीर उद्योग प्रोडक्ट है वो इंटरनेशनल मार्केट में जाने के लिए तैयार हुआ। बट जो प्रेजेंट टाइम में हमारे पास सिचुएशंस हैं, प्रेजेंट टाइप की सिचुएशंस ये बता रही है कि जो हमारे पास कंडीशंस थी उस समय के, प्रेजेंट टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस समय ये लोकल मार्केट में या जो मेले हमारे छोटे छोटे लगते थे, आपने देखा होगा जो ये मेले लगते थे, ये कुटीर उद्योगों के प्रोडक्ट विशेष पर थे, आधारित थे। ठीक है। जिस क्षेत्र में जो प्रोडक्ट बहुत ज्यादा पॉपुलर होता था उस मेले में उसकी भरपाई होती थी। मतलब बहुत ज्यादा आप देखते होंगे कि वो प्रोडक्ट, जैसे सिंघाड़े का मैंने देखा एक मेला होता है जिसमें सिंघाड़ा ही सिंघाड़ा मिलता है, तो एक डलिया का मेला होता है जिसमें डलिया कई प्रकार की मिलती हैं, तो एक मेला होता है जिसमें क्या होता है लोहे के बर्तन बहुत मिलते हैं जो स्थानीय लेवल पर उत्पादन किए जाते हैं, एक मेला होता है जहां पे पत्थर के चीजें बहुत मिलती। तो इस प्रकार स्थानीय मार्केट में इन प्रोडक्ट को बेचा करते हैं। ठीक है। और या इसमें बॉर्डर सिस्टम, मैंने देखा कि कुटीर उद्योगों के अंतर्गत बॉर्डर सिस्टम बहुत पॉपुलर रहा है। ये सबसे उद्योग की छोटी इकाई है, याद रखना, पूछ ले जाता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंडस्ट्री क्या कहलाएगी, तो आपको कहना पड़ेगा कि जो हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इंडस्ट्री की, वो आपकी कुटीर उद्योग के नाम से जानी जाती है। ठीक है। यह लघु उद्योग से भिन्न है। आप इसको लघु उद्योग नहीं बोलोगे क्योंकि लघु उद्योग की टेक्निकल डिफिनीशन मैंने अलग बताई है। अगला, अब देखो इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल में हम क्या देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास क्या होता है, बांस का सामान बनाना, आपने देखा होगा इस समय बांस की बोतलें बन रही है, बांस की डलियां बन रही है, तो ये सारे आपके कुटीर उद्योगों का पार्ट होता है। इसी प्रकार बर्तन बनाना, आपने देखा होगा मिट्टी के लोग बर्तन बनाते हैं, लकड़ी के बर्तन बनाते हैं आपके पास, तो ये सारी चीज कुटीर उद्योग के अंतर्गत आते हैं। कपड़ा बनाना, ठीक है, चटाई बनाना, पर्दा बनाना, फर्नीचर बनाना, सोने या चांदी के आभूषण बनाना, मैंने देखा कि कई घरों में उनके पूरे परिवार द्वारा सोने एवं चांदी के आभूषणों को बनाते हैं और कुटीर उद्योग के रूप में ये उद्योग संचालित होते हैं। आगे हमारे पास है लघु उद्योग। अब मैं बात करता हूं जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जिनमें विनिर्माण, उत्पादन और सेवाओं का प्रतिपादन छोटे पैमाने पर किया जाता। देखो इसमें एक टेक्निकल वर्ड यूज किया गया, स्केल। और क्या स्केल यूज किया गया, स्मॉल स्केल, यानी एक यहां पर एक स्केल शब्द का प्रयोग हुआ, यानी एक पैमाना होगा, एक मेजरमेंट स्केल होगा, यानी जहां ये एक प्रकार की इंडस्ट्री होती है भले छोटे लेवल पर हो, और इसमें निवेश की सीमा 5 करोड़ रुपए तक, जबकि वार्षिक टर्न आउट आपका 10 करोड़ रुपए तक होगा। अब देखिए अभी चेंज हुआ, देखो दोनों का टेक्निकल मतलब अलग है कि अगर इस प्रकार की इंडस्ट्री में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो 5 करोड़ रुपए तक, ठीक है, जो पिछली साइड में मैंने बताया था ना कि 5 से 10 करोड़ रुपए तक हो सकता है, ठीक है, ये अपडेट डेटा नहीं है। और वार्षिक टर्नआउट का मतलब होता है कि उस लघु उद्योग द्वारा जो उत्पादन किया जाए वो एनुअल 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का ना हो। अगर इस डिफिनीशन में आता है या तो इन्वेस्टमेंट के बेस पे या तो वार्षिक टर्नआउट के बेस पे, इन दोनों कैटेगरी में उसे लघु उद्योग की डिफिनीशन को क्या करना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। कुटीर उद्योग जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं आमतौर पर बहुत छोटे होते हैं और कॉटेज या आवास स्थानों में स्थापित किए जाते हैं। कॉटेज कॉटेज देखो मतलब जहां पे हम लोग रहते हैं या जहां पे निवास करते हैं, स्थापित किए जाते हैं। खादी और ग्रामोद्योग आयोग, आपने नाम सुना होगा, खादी एवं ग्रामोद्योग, इनकी काफी दुकानें आपने देखा होगा मार्केट में होती हैं। इसको केवीआईसी के नाम से जानते हैं। एक वैधानिक संस्था है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये संचालित की जाती है, जो ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देता है और कुटीर उद्योगों को भी
मदद प्रदान करता है। तो ये कुटीर उद्योगों को मदद प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी इंडस्ट्री के रूप में जाना जाता है। अगला, लघु उद्योग में बाहरी श्रम का उपयोग किया जाता है। जो एक्सटर्नल लेबर होते हैं वो हम इसमें यूज कर लेते हैं। किसमें? लघु उद्योग के अंतर्गत। मैंने अपनी डिफिनेशन बताया, लेकिन कुटीर उद्योग के अंतर्गत हम परिवार के सदस्यों द्वारा काम चलाते हैं या अंशकालिक यानी कुछ समय के लिए बाहरी श्रमिकों को ला सकते हैं। जबकि देखो, कुटीर उद्योग में पारिवारिक श्रमिक का उपयोग किया जाता है। एसएसआई आधुनिक और पारंपरिक दोनों तकनीकियों का उपयोग करता है और कुटीर उद्योग उत्पादन की पारंपरिक तकनीकों पर निर्भर करता है। तो जो आपका लघु उद्योग है, याद रखना, लघु उद्योग के अंतर्गत जो है हम क्या करते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड ट्रेडिशनल बोथ टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करते हैं। लेकिन जो आपका कुटीर उद्योग होता है वो ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पर ही डिपेंड करता है, या आपके पास एक पर्टिकुलर स्किल होती है तो उस स्किल के आधार पर इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यानी लघु उद्योग में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कुटीर उद्योग के अंतर्गत मॉडर्न टेक्नोलॉजी का प्रयोग ना करके ट्रेडिशनल हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। अगला है, यदि हम लोहे और इस्पात उद्योग ने भारत की अर्थव्यवस्था को आधुनिकीकरण की ओर बढ़ने में मदद किया। मैंने एक दिन बताया था, ये हमारा जो लोहा और इस्पात उद्योग है, इसको हमने कोर इंडस्ट्रीज का नाम दिया। कोर इंडस्ट्रीज का मतलब होता है एक ऐसी इंडस्ट्री जिस पे अदर इंडस्ट्री के विकास का जिम्मेदारी होती है। यानी लोहा और इस्पात उद्योग जो हमारे देश में था, इसको हम लोगों ने डिफाइन किया कि ये हमारे अदर उद्योगों के लिए बाह्य मितव्यताएं जनरेट करेगा तथा बेस सपोर्ट करेगा। परिणाम स्वरूप हमारे अदर उद्योग बहुत तेजी से फलेंगे और फूलेंगे। ठीक है, कुटीर उद्योगों ने संतुलित क्षेत्रीय विकास की ओर बढ़ने और समतावादी समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद की। अब देखो, यहां पर जो मॉडर्नाइजेशन की हम अगर बात करते हैं तो लघु उद्योगों ने बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण का भी भूमिका निभाई। लेकिन हम अगर कुटीर उद्योगों की बात करें तो रीजनल डिस्पेरिटी को समाप्त करने में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन? आपका कॉटेज इंडस्ट्री ने। यानी जो रीजनल डेवलपमेंट है, रीजनल डेवलपमेंट जो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट है, उसके कॉन्सेप्ट को जो फुलफिल करने की बात की गई थी वो कुटीर उद्योगों ने किया था। और हम अगर समतावादी यानी समाजवादी, अगर मैं समाज की स्थापना की बात करूं, समाजवादी क्या है, ये आपका क्या कहते हैं, समाजवादी जो समतावादी समाज है यानी अर्थव्यवस्था में सभी व्यक्तियों का समान विकास। तो यानी सभी व्यक्तियों का जब हम समान विकास की बात करते हैं तो यानी समाज के सभी वर्गों का समान विकास हो। तो कुटीर उद्योगों ने यह समतावादी समाज के विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जबकि अदर उद्योगों ने इतना अधिक नहीं दिया जितना कुटीर उद्योगों ने इसको सपोर्ट किया था। आगे, अत्यधिक विविध सामाजिक आर्थिक भौगोलिक पैटर्न के कारण देखो हमारे पास क्या होता है, जो कॉटेज इंडस्ट्री होती है ये सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर पर निर्भर करती है। ठीक है, आपने सामाजिक और आर्थिक स्ट्रक्चर देखा होगा कि समाज में कुछ लोग होते हैं जो क्या करते हैं, उनका फिक्स काम है। जैसे एक वर्ग होता है जो पूजा कराएगा, दूसरा वर्ग होगा जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करेगा, तीसरा वर्ग जो होगा वो क्या करेगा, बिजनेस करता, चौथा वर्ग। तो समाज में जो सामाजिक आर्थिक एक्टिविटी थी वो वास्तव में उनके पैटर्न को डिसाइड किया गया था। और यहां तक कि ये भौगोलिक पैटर्न पर भी निर्भर करता था कि जहां पर जो इन्वायरमेंट जिसके अनुकूल था वहां पर उस प्रकार के उद्योग विकसित होने लगे थे। ठीक है, ये ग्रामीण विकास के लिए गांधीवादी दर्शन के साथ अच्छी तरह से मेल खाते थे। देखो गांधीवादी दर्शन जो था, गांधीयन दर्शन कहता था कि हमको अपनी जीविका का सृजन स्वयं करना चाहिए।
जीविका का सृजन स्वयं करना चाहिए, मतलब कि हमको कम से कम इतना मेहनत करना चाहिए कि अपने डेली फूड्स के लिए कुछ ना कुछ अर्न करें। और इस प्रकार वो क्या गांधीवादी जो दर्शन था कि हमको इतने घंटे श्रम करने के बाद या कम से कम इतनी अर्निंग करने के बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। और ग्रामीण विकास के कॉन्सेप्ट के लिए लघु एवं कुटीर उद्योगों को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया गया। तो उस कॉन्सेप्ट को यहां पर जब देखा गया तो गांधीयन दर्शन जो गांधीयन कॉन्सेप्ट था बहुत अच्छी तरह से मेल खा रहा था हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों से। तो हम ये कह सकते हैं कि वास्तव में जो गांधीयन दर्शन था कि गांधी जी ने कहा था किसी पर निर्भरता मत रखिए, साथ ही साथ अपनी आवश्यकताओं को सीमित रखिए और साथ ही साथ इतना हमको उत्पादन करना चाहिए ताकि हमारी जीविका संचालित होती रहे। उन्होंने चरखे उद्योग को उदाहरण देते हुए बताया था कि एक व्यक्ति एक सूत काटता, कितना सूत काटता ताकि उसका अपना रोजी रोटी चल सके, इससे कभी भी आपके ऊपर गरीबी नहीं आएगी। तो इस प्रकार जो गांधीयन फिलॉसफी थी, गांधीवादी फिलॉसफी थी, उस गांधीयन फिलॉसफी के ये पूरी तरह से अनुकूल रहा। भारत के विकास परिदृश्य में कुटीर उद्योगों को प्राप्त विशेष स्थान, देखो भारतीय परिदृश्य जो हमारे पास आपका जो इंडियन डेवलपमेंट सिनेरियो है, इंडियन डेवलपमेंट सिनेरियो में आपने देखा होगा कि जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री है, ये कॉटेज इंडस्ट्री ने इंडियन इकोनॉमी को बेस प्रदान किया, एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया और साथ ही साथ डेवलपमेंट करने का एक पाथ प्रदान किया। ठीक है, भारत सरकार ने इसे योजना दर योजना चमकाने के लिए विशेष लाभ दिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको काफी सपोर्ट करने की बात भी कही। इस उद्योग को अगर मैं कॉटेज इंडस्ट्री या लघु उद्योग की बात करता हूं तो 1990 के बाद से मुक्ति, वैश्वीकरण और निजीकरण के, मुक्ति कहते हैं ये उदारवाद है, उदारीकरण मैं इसको कह देता हूं, उदारीकरण। ठीक है, 1990 के बाद जैसे 1991 में हमने एलपीजी की पॉलिसी को सब क्या हुआ, एक्सेप्ट किया, कहीं ना कहीं हमारे उद्योग ओपन हो गए और उससे बहुत बड़ा निजीकरण के मद्देनजर गहरे खतरों का सामना करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अब बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों के विरोध में आ गई थी, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की उनके पास क्षमता थी। और ये बड़े उद्योग जैसे माचिस का एक लोकल लेवल पर प्रोडक्शन और एक बड़ी कंपनी के द्वारा प्रोडक्शन, दोनों में बहुत डिफरेंस था। ठीक है, लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या होता था, गुणवत्तापूर्ण उतनी वस्तु अच्छी नहीं बन पाती थी और लार्ज स्केल में नहीं बन पाती थी। दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले तो क्वालिटी मैटर था और दूसरा लार्ज स्केल में नहीं बन पाता था। तो क्वालिटी और लार्ज स्केल जब दोनों मैटर फंस जाता था तो ये हमारे लिए क्या होता था, मैटर करता था। और जबकि बड़े उद्योग क्या करते थे, इसका उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में कर सकते थे। परिणाम स्वरूप लोगों ने बड़े उद्योग के प्रोडक्ट को पसंद किया और लघु एवं कुटीर उद्योग के वस्तुओं को उन्होंने उत्पादन को नहीं पसंद किया। और इस प्रकार से हमारे लघु एवं कुटीर उद्योगों पर काफी बड़ा खतरा आ गया। मौजूदा प्रतिमानों के दर्शन के कारण समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बड़ी कंपनियां पैमाने की अर्थव्यवस्था के कारण जो शक्तिशाली होगा वही जीवित होगा। अब बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती थी, पूरे मार्केट को कैप्चर कर रही थी गुणात्मक वस्तु के रूप में। ठीक है, और साथ ही साथ लार्ज मैन्युफैक्चर के रूप में, यानी दो क्वालिफिकेशन के प्रोडक्ट जो बने रहे थे, बहुत क्वालिटेटिव प्रोडक्ट बन रहे थे और साथ ही साथ ये मार्केट में बहुत बड़ा पार्ट अपना क्या कर रहे थे, मतलब सप्लाई कर रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों तक बड़ी कंपनियों के प्रोडक्ट पहुंच गए थे और छोटे स्केल वाले जो थे कुटीर एवं लघु उद्योग, वो ज्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे थे। परिणाम स्वरूप जो पॉपुलैरिटी हुई वो बड़ी कंपनियों के उत्पाद की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। कुटीर उद्योग का औचित्य या महत्व अगर हम वर्तमान अर्थव्यवस्था में देखें तो आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कॉटेज इंडस्ट्री है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? पहली चीज, कुटीर उद्योगों से रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, इट इंक्रीज द इंप्लॉयबिलिटी। और ये लोकल लेवल पर इंप्लॉयबिलिटी को इंप्रूव करता है, लोकल लेवल पर। ठीक है, गांव स्तर पर इंप्लॉयबिलिटी को करता है और लोगों की स्किल के अकॉर्डिंग इंप्लॉयबिलिटी को प्रदान करता है।
ठीक है। तो सबसे बड़ी बात यह होती है कि हम एक छोटी से छोटी यूनिट, जो अगर हम बात करते हैं ग्राम, तो ग्राम विकास में ग्राम के नीड्स के अकॉर्डिंग ये एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करता है, जिसके परिणाम स्वरूप गरीबी और असमानताओं में कमी आ जाती है। तो अगर हमें गांव स्तर पर गरीबी को और इनइक्वालिटी को समाप्त करना है और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी को इंप्रूव करना है, तो हमें सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा। दूसरा, ये उद्योग ग्रामीण अर्थव्यवस्था के संतुलित क्षेत्रीय विकास का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। यानी हम अगर बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को लाते हैं, तो बैलेंस जो रीजनल डेवलपमेंट है वो ग्रामीण उद्योग यानी लघु एवं कुटीर, ऐसा नहीं कि मैं लघु उद्योग की बात नहीं करता हूं, लघु उद्योग की हम बात करते हैं, क्योंकि लघु उद्योग क्या होता है, ये भी लोगों को लोकल लेवल पर लोगों को इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है, जिसके परिणाम स्वरूप रीजनल डेवलपमेंट बहुत बैलेंस हमारा होता चला जाता है। अगला है, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए कुटीर उद्योगों को महत्वपूर्ण माना जाता। अब देखो यहां पर एक टेक्निकल पॉइंट आपका मिल गया। फिर से ये टेक्निकल पॉइंट कैसे मिल गया कि जो आपका वुमेन डेवलपमेंट है, वुमेन डेवलपमेंट नहीं, मैं कह के वुमेन क्या बोलूं, अगर मैं इसको बोलूं वुमेन इंपावरमेंट डेवलपमेंट, तो डेवलपमेंट से एक यहां पे इंपावरमेंट बहुत अच्छा इंडिकेटर है। ठीक है। तो देखो वुमेन्स हमारे पास क्या होती है कि एक सोशल, जो आपके पास सामाजिक मर्यादा थी, उस सामाजिक मर्यादा में अपनी जीविका को अर्न करना था उसको। उस समय एक चैलेंज था। उस समय वुमेन एक सेंसिटिव, क्या कहते हैं, सेंसिटिव, वुमेन्स पर एक सेंसिटिव मैटर हो जाता था। ठीक है। उनके पास एक परिवार की जिम्मेदारी, अपने फैमिली की जिम्मेदारी और आपके क्या कहते हैं बच्चों की जिम्मेदारी, इस प्रकार कई जिम्मेदारियों के साथ एक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उस समय का समाज जो था वो इतना विकसित नहीं था जितना वर्तमान का समाज विकसित है। परिणाम स्वरूप अगर ये वुमेन्स को अगर कहीं और जाना होता बड़े उद्योग में तो उस उद्योग के अनुसार इनके पास स्किल नहीं थी, साथ ही साथ सामाजिक बंधन उन्हें स्वीकार नहीं करता। इसलिए जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री थे वो वुमेन्स जो आपके पास सेल्फ डिपेंडेंसी के लिए सबसे बड़ा टूल्स हमारे पास बन करके सामने आया, क्योंकि इन उद्योगों में प्रबंधकीय और कामकाजी दोनों स्तरों पर महिलाओं की प्रमुख भूमिका होती है। तो वुमेन एम्पावरमेंट में, वुमेन डेवलपमेंट में और वुमेन्स जो हमारे भारत की महिलाएं सशक्त हुई हैं, आत्मनिर्भर हुई हैं, उसमें कॉटेज इंडस्ट्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ये उद्योग बड़ी बड़ी इकाइयों को महत्वपूर्ण सहायक सेवाएं प्रदान करती हैं। अब देखिए जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, इन बड़ी इंडस्ट्री के लिए ये जो कॉटेज इंडस्ट्री होती हैं, ये एडिशनल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। बड़ी इकाइयां अपने सभी आवश्यकताएं जैसे स्पेयर पार्ट्स हैं, छोटे उपकरण हैं, ऊनी उत्पाद आदि उत्पादन में संलग्न नहीं हो सकती हैं, क्योंकि देखो बड़े उद्योग हैं, ये हर चीज तो उत्पादन नहीं कर सकते। इनको रॉ मटेरियल के लिए गांव पे या विलेज पे या लोकल आपके मार्केट में डिपेंड रहना पड़ेगा। तो उसके परिणाम स्वरूप जो बड़ी इंडस्ट्रीज थी, उन बड़ी इंडस्ट्रीज को काफी अधिक सपोर्ट सर्विसेज कॉटेज एवं लघु उद्योग द्वारा ही प्रदान किए गए। तो इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि जो बड़ी इंडस्ट्री थी हमारी जो बड़ी इंडस्ट्री थी, इसके बेस में लघु एवं कुटीर उद्योग ही थे जो इसको बड़ा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। अगला, ये उद्योग बड़ी इकाइयों के विपरीत उत्सर्जन के निम्न स्तर के साथ पर्यावरण अनुकूल और ऊर्जा कुशल थे। बड़े उद्योग ने क्या किया था कि हमारे यहां एक पर्यावरण जैसा इशू जनरेट कर दिया है। पॉल्यूशन, पॉल्यूशन कई प्रकार का होता है और आप जानते हो कि वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, आपका नॉइज पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, देयर आर द मेनी टाइप्स ऑफ द पॉल्यूशन विच इज जनरेटेड बाय बिग इंडस्ट्रीज। ठीक है। लेकिन इन सारे चीजों का जो तोड़ था, निचोड़ था कि जो हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग थे
वो पर्यावरण के अनुकूल थे और इन्होंने पर्यावरण के अनुकूल हस्तशिल्प और ऊर्जा कुशल क्षेत्रों में डेवलपमेंट किया और परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था को विकास करने में, वो भी क्या होते हैं पर्यावरण के अनुकूल विकास, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं संपोषणी विकास, यानी एक ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास भी हो और प्राकृतिक चीजों का विदोहन न हो। विदोहन का मतलब होता है ऐसा प्रयोग जो उसके बेस्ट यूज से दूर ले जाता है। ठीक है, तो संपोषणी विकास को ये बढ़ाने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई और इस प्रकार हमारे जो कहते हैं लघु एवं कुटीर उद्योग था वो बहुत महत्वपूर्ण होता चला गया। आगे है, ये उद्योग स्थानीय कौशल का अच्छा उपयोग करते थे। स्थानीय कौशल, आप जाइए बनारस साइड चले जाइए, वहां के लोग क्या करते हैं रेशम के तागों से साड़ियां बहुत अच्छा बना सकते हैं। आप वहीं पर फिरोजाबाद आ जाइए, वहां के बच्चे बच्चे चूड़ियां बहुत अच्छा बना सकते हैं। वहीं से आप मुरादाबाद आगे आ जाइए, वहां के लोग पीतल का सामान बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो हर जगह पर जो स्थानीय कौशल था, उस स्थानीय कौशल ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। तो इस प्रकार जो ये लघु एवं कुटीर उद्योग थे, ये पारंपरिक कौशल जो इनके पास एक कहते हैं ना परंपरा के रूप में इनको जो कौशल ज्ञान मिला था, इसकी विशिष्टता के कारण इस उद्योगों का बहुत ज्यादा महत्व हो गया था। अगला है, कुटीर उद्योगों में कम पूंजी की आवश्यकता होती, जो आपके कॉटेज इंडस्ट्री होते हैं बहुत कम पूंजी में संचालित होते हैं, जबकि बड़े एवं लघु उद्योगों के लिए बहुत ज्यादा आपको पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। अगला है, कुटीर उद्योगों ने कृषि पर जनसंख्या के दबाव को कम किया। एग्रीकल्चर पर जो प्रेशर था, सारे परिवार के लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटी में थे। ठीक है, जहां जहां पर कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादा पाई गई, जिस जिस गांव में कॉटेज इंडस्ट्री ज्यादा पाई गई, वहां पर एग्रीकल्चर पर जो आपके पास डिपेंडेंसी डिग्री थी, उस डिपेंडेंसी डिग्री को इन्होंने कम कर दिया, क्योंकि अधिकांश उद्योग गांव और छोटे शहरों में स्थित हैं। इस प्रकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विविधीकरण में इन्होंने मदद किया। आगे है, यदि सही तरीके से दोहन किया जाए तो इन उद्योगों में उच्च निर्यात क्षमता भी है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं कि कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी इकोनॉमी में कैसे इंपॉर्टेंट रोल अदा कर सकती है, तो अगर हम इनको प्रॉपर रूप से, ठीक है, इनका जो मैनेजमेंट है, इनके लिए जो अगर सपोर्ट सिस्टम है वो और अधिक प्रोवाइड कर दें, तो जो हमारे पास हाई क्वालिटी एक्सपोर्ट्स हैं उसके लिए ये काफी हेल्पफुल हमारे लिए हो सकते हैं। ठीक है, पारंपरिक अद्वितीय पर्यावरण अनुकूल उत्पाद की वैश्विक मांग अलग अधिक है। आपने देखा होगा कि विश्व बाजार में हमारे कॉटेज एवं क्या कहते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है और आप और हम सभी लोग पसंद करते हैं। जो मार्केट में सब जगह मिल जाती है उसको तो कोई नहीं लेता, लेकिन जहां पे यूनिक चीज होती है उस यूनिक चीज को हम लोग परचेज करते हैं और अपने घरों में लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि ये यूनिक है और कहीं ना कहीं किसी पारंपरिक ज्ञान से युक्त है, तो उसकी विश्व बाजार में लगातार मांग बढ़ती चली जा रही है। कुटीर उद्योग की संरचना में जैसे शिल्प उद्योग है, हाथ से बने हुए सामान होते हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। खादी और कपास से बुने हुए कपड़े बहुत पसंद किए जा रहे हैं। बुनाई, आपने देखा होगा बुनाई का काम, जैसे आपका भदोही है कालीन बुनाई का काम होता है, उसी तरह पहाड़ में उत्तराखंड हिमाचल है, यहाँ की औरतें क्या करती हैं, मैंने देखा कि स्वेटर बुनती हैं, हाथ से स्वेटर बुने होते हैं और लोकल मार्केट में जाकर के उन स्वेटर्स को सेल्स करती हैं। तो जो टूरिस्ट आते हैं उनको बुने हुए स्वेटर के देखिए, मैन्युफैक्चर स्वेटर या आपको बहुत मिल जाएंगे मार्केट में, आप जाओगे कटरा मार्केट मिल जाओगे, लेकिन आप एक स्थानीय यानी क्षेत्र विशेष में बिने हुए स्वेटर को पहनने का एक अपना वो होता है, पारंपरिक ज्ञान को देखने का एक अपना तरीका होता है। तो ये बुनाई उद्योग यहाँ पर उत्तराखंड जैसे और हिमाचल जैसे राज्यों में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, मिलेट उद्योग है, मुर्गी पालन उद्योग है, रेशम की बुनाई का उद्योग है, बीड़ी बनाने का, बुंदेलखंड साइड में आप चले जाइए बीड़ी का काम ज्यादा होता है, कांच का काम बहुत ज्यादा होता है, खिलौना बनाने का काम बहुत होता है, लकड़ी के खिलौने बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। ठीक है, आपने सहारनपुर जैसा सिटी का नाम सुना होगा, खिलौना यानी लकड़ी उद्योग में बहुत ज्यादा डिपेंड है। और ताला चाकू अलीगढ़ का आपने नाम सुना ही होगा। आगे है,
अर्ध जलवायु परिस्थिति के कारण पश्चिम बंगाल में जूट उत्पन्न। कभी कभी देखो भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री को निर्धारित करती हैं। अब जैसे अर्ध अर्ध जलवायु है, अर्ध जलवायु होने के कारण पश्चिम बंगाल में जूट उद्योग जो है आपके कॉटेज और स्मॉल इंडस्ट्रीज के रूप में बहुत तेजी से डेवलपमेंट हुआ। वहीं कृषि योग्य भूमि एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा उपस्थित होने के कारण पंजाब और हरियाणा में खाद्य फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा डेवलप हो गई, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल इन दैट एरिया में बहुत ज्यादा थी। अगला हमारे पास है पश्चिम घाट असम जैसे उष्ण कटिबंधीय वन लकड़ी के फर्नीचर और इमारती लकड़ी के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग बन गए। ठीक है, आगे हमारे पास है हिमालय की तलहटियों में जंगल है जो सॉफ्टवुड फर्नीचर लकड़ी के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं। अगला है ठंडी जलवायु परिस्थिति के कारण हिमाचल प्रदेश में फलों का प्रसंस्करण होता है, जैसे सेब वेब काफी ज्यादा पाए जाते हैं वहां कुटीर उद्योग के रूप में। लेटराइट मिट्टी आपके पास वाले क्षेत्र में ईंट बनाने का काम बहुत तेजी से चल रहा है, आपने देखा होगा। ठीक है, अगला पश्चिम बंगाल में जैसे बारिंद मैदान में पश्चिमी घाट के उच्च भूमि में लेटराइट मिट्टी के ईंट बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं। उसी प्रकार अब कुटीर उद्योगों की जो हम देख सकते हैं, एक मिनट इसको मैं हटाता हूं, समस्याएं चैलेंजेस क्या है। वैसे आप जान ही रहे होंगे कि जो आपके पास कॉटेज इंडस्ट्री हो वो कॉटेज इंडस्ट्री बहुत चैलेंजेस इस समय फेस कर रही है जब से ग्लोबलाइजेशन के कॉन्सेप्ट को आपने देखा होगा। ठीक है, अब लोगों को क्या होता है कि जो बड़े बड़े ब्रांड से बनी हुई वस्तुएं होती वो ज्यादा पसंद आती हैं, लेकिन अपने लोकल उत्पाद नहीं पसंद आते हैं। लेकिन एक ट्रेंड मैंने देखा चेंज हो रहा है कि लोग बड़े ब्रांड्स को छोड़ करके जब हम कहीं पे विजिट करने जाते हैं, कहीं पे घूमने जाते हैं, कुछ चीजों को देखते हैं, कोई मेला देखते हैं, तो वहां पर बड़े प्रोडक्ट्स की बिक्री की अपेक्षा जो लोकल स्केल पर बनाए जाते हैं उत्पाद हैं उनकी डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में आजकल दिखाई पड़ रही है। लेकिन फिर भी हमारे जो कॉटेज इंडस्ट्रीज हैं, लघु इंडस्ट्रीज हैं, उनको बहुत ज्यादा सामना करना पड़ रहा है। पहला आपका सहाय प्रॉब्लम सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के लिए कुटीर उद्योग ने पिछले 3 दशकों में दौरान पर्याप्त प्रगति की है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी अधिक सपोर्ट किया। जब उनको पास एक रिपोर्ट गई कि 1991 की एलपीजी पॉलिसी के बाद हमारे कॉटेज इंडस्ट्रीज बंद होने लगे हैं, तो पिछले 3 दशकों में क्या हुआ, उनकी विकास क्षमताओं कुटीर उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं हुआ है। तो उनके में जो बाधा बन रही थी सरकार ने उन बाधाओं को दूर किया, क्योंकि इनको बड़े कारखानों से प्रतिस्पर्धा करना पड़ रहा था। ठीक है, कंपटीशन करना पड़ रहा था। अब छोटे इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट होता उतना गुणात्मक रूप से अच्छा नहीं होता, परिणाम स्वरूप ये प्रतिस्पर्धा में पीछे हो रहा था। कई कारीगरों ने अपना पारंपरिक व्यवसाय छोड़ दिया। कुछ लोग क्या करते थे गांव में, देखिए कि पारंपरिक व्यवसाय में वो लोग युक्त रहते थे, बट उनको छोड़ना पड़ा। ठीक है, तो पारंपरिक उद्योग छोड़ दिया और भूमिहीन कृषि मजदूर बन गए। भूमिहीन कृषि मजदूर यानी जाकर के उन्होंने खेती किसानी करना पसंद कर लिया था। इस पारंपरिक ज्ञान आधारित उद्योग विलुप्त हो रहे थे। तो हमको प्रॉब्लम यह आ गई कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज थी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज थी, वो समाप्त हो रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री, बहुत अच्छा देखो टेक्निकल शब्द है, ट्रेडिशनल नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री मींस कॉटेज इंडस्ट्री मींस लघु उद्योग। तो इन उद्योगों को हमको डेवलप करना होगा, इनको फिर से हमको लाना पड़ेगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं चार्जिंग पॉइंट ढूंढता हूं, फिर आपको हाँ। तो हमारे जो उद्योग थे वो नॉलेज बेस्ड इंडस्ट्री बेस्ड, हमारे पास जो उद्योग थे इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। आगे हम इनके अलावा इनपुट जैसे जो रॉ मटेरियल था, प्रोसेसिंग था, आउटपुट था, इन चरणों में कई कारणों से कुटीर उद्योग अन्य क्षेत्रों से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ हो गए। देखो 3 चरण होते हैं। एक इनपुट होता है यानी रॉ मटेरियल अवेलेबल, फिर उस वस्तु को बनाना दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग, और आउटपुट हम लोग जो वस्तु बनती है वो, और उसको मार्केटिंग करना।
इनपुट चरण में अगर मैं बात करूं तो इनपुट चरण में ऋण तथा वित्त की उपलब्धता का अभाव था। जो हमारे पास कॉटेज इंडस्ट्री थे, अब इनके पास फाइनेंस की बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। फाइनेंस किसके लिए चाहिए था? पहली चीज तो आपको चाहिए था मशीनों के लिए, दूसरा आपको कच्चे माल के लिए, तीसरा पैकिंग के लिए। तो इन सब चीजों के लिए अब इनके पास वित्तीय समस्याएं बहुत बड़ी आने लगी थी। अगला है बुनियादी ढांचे की बाधाएं। बुनियादी ढांचे उपलब्ध नहीं थे गांव में। वो जो हमको चाहिए था, जैसे बिजली हमको चाहिए था, क्योंकि लघु एवं कुटीर उद्योगों के लिए अब बिजली से संचालित होने वाले काफी मशीनें मिलने लगी थी। तो इसके परिणाम स्वरूप उत्पादकता कम हो गई, क्योंकि आज भी आप देखे होंगे कि जहां इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वहां पे 12 घंटे बिजली तो लगातार होती है, बट आपने देखा होगा कि गांव में आज भी कंटिन्यू 2 या 3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं रहती है। तो जब आपकी इंडस्ट्री में बिजली नहीं रहेगी तो ऑटोमेटिक आपका उद्योग क्या रहे हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो इंडस्ट्री को संचालित करने के लिए जो बेसिक नीड्स होती है, उस बेसिक नीड्स को फुलफिल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला, धन की अपर्याप्तता। तो धन की अपर्याप्तता का मतलब होता है कि इनके पास कच्चे माल की उपलब्धता बाधित हो रही थी। सरकारी एजेंसियों में अनिच्छा थी। सरकारी एजेंसियां क्या कर रही थी कि बड़े उद्योगों का ज्यादा पक्ष ले रही थी, इनका कुटीर उद्योगों का पक्ष नहीं ले रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप समस्या आ रही थी। प्रसंस्करण चरण, ठीक है, प्रसंस्करण प्रोसेसिंग पारंपरिक और अप्रचलित प्रौद्योगिकी उद्योगों की लागत, प्रतिस्पर्धात्मक और उत्पादकता में बाधा डालती है। ये उद्योग आगे विस्तार। तो जो हमारे पास ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी और जो हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो आउट ऑफ क्या होता है सर्कुलेशन हो गई थी, अब हम उसको क्या करते हैं, अगर नहीं बदलेंगे तो निश्चित रूप से हम प्रतिस्पर्धा को पूर्ण नहीं कर पाएंगे और जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो नहीं बढ़ेगी। तो जो अप्रचलित प्रौद्योगिकी है, यानी अब हमको उन मशीनों पर डिपेंडेंसी खत्म करना होगा और आधुनिक मशीनों को लेना पड़ेगा। तो प्रोसेसिंग स्टेज में भी लघु एवं कुटीर उद्योगों को अच्छी मशीनों की आवश्यकता थी, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं हो पाई, जो एक बड़ी समस्या उस समय की थी। विभिन्न वित्तीय, तकनीकी और विपणन बाधाओं को कारण, क्षमता के कारण भारत में जो लघु एवं कुटीर उद्योग थे ये डेवलप नहीं हो पा रहे थे। आउटपुट चरण में विपणन यानी जो मार्केटिंग थी इसकी अनुपस्थित। रेडीमेड बाजारों की उपलब्धता, आप देखो बाजार में कई प्रकार के स्वेटर आ गए हैं जो बहुत अच्छे अच्छे आपको कलर में लगते हैं। अब आपके गांव में बने हुए बुने हुए स्वेटर उतने अच्छे नहीं लगेंगे। परिणाम स्वरूप ब्रांड, कुछ लोग तो ब्रांड का नाम लेकर के लेते हैं कि नहीं हम ये ब्रांड का ही खाएंगे, चाहे जैसे उनको लगे, बट ब्रांड उनके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता। तो आउटपुट चरण में उनको प्रॉब्लम थी। कुटीर उद्योग के लिए सरकार द्वारा उचित गुणवत्ता उन्नयन, निगरानी की सुविधा नहीं थी। यानी गुणवत्ता उन्नयन के लिए कि क्वालिटी इनहेंसमेंट करने के लिए कुछ काम करें, आपका कहते हैं निगरानी के लिए कुछ काम करें, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी, जिसके परिणाम स्वरूप ये बाजार में बाधाएं आ रही थी। इसके अलावा बीमारियों की बढ़ती घटनाओं और बकाया राशि की वसूली न होने से उनके संचालन और विकास में काफी अधिक बाधाएं आ गई थी, जिससे हमारे लघु एवं कुटीर उद्योग बहुत तेजी से बंद होने लगे थे। तो सरकार ने क्या किया, ऋण संबंधी योजना चलाई। सरकार ने ऋण संबंधी योजना चलाई। तो अभी आपने हाल ही के दिनों में एक योजना सुना होगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो इसको 2015 में अप्रैल में लॉन्च किया गया था। इसका एक ही काम था कि जो आपके लघु एवं कुटीर उद्योगों थे उनको क्या करें, उनको फाइनेंस अवेलेबल कराया जाए और कम दर पर उनको लोन अवेलेबल कराया जाए, ताकि वो अपनी समस्याएं तीनों चरणों में किसी चरण में आ रही हैं उनको वो आसानी से दूर कर सके। अगला हमारे पास है प्राथमिकता क्षेत्र ऋण। प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत क्या होता है कि जो प्राइमरी सेक्टर थे, ठीक है, प्राइमरी सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बुनियादी जरूरतों के लिए, देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मैंडेट आया था कि उसमें जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स थे उनके लिए वो ऋण प्रोवाइड करें, और बैंकों से उन्होंने कहा था कि प्राथमिक क्षेत्र के लिए आप पहले ऋण प्रदान करोगे। इसके अलावा आपने देखा होगा अप्रैल 2016 में सरकार ने एक पॉलिसी चालू की थी, दैट इज कॉल्ड स्टैंड अप इंडिया स्कीम। तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इसको नरेंद्र मोदी जी ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने लॉन्च किया था। और स्टैंड अप इंडिया स्कीम के अंतर्गत इसमें क्रेडिट
प्रोवाइड किया गया था, यानी आपको धन प्रोवाइड किया गया था शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को एंड द वुमेन बोरोवर्स को, नॉन फार्म सेक्टर्स को। और ये जो होता था ये इंटरप्रेन्योरशिप यानी जो उद्यमिता है इन लोगों में प्रमोट करने के लिए, उसके लिए इसको प्रोवाइड किया गया था, प्रदान किया गया था, ताकि गवर्नमेंट की जो फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है, यानी गवर्नमेंट चाहती थी कि सभी को वित्त के लाभ मिले, उसको प्रमोट करने की बात कही गई थी। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट मिशन एंड ट्रेनिंग रिलेटेड प्रोग्राम, स्किल इंडिया मिशन, आपने नाम सुना होगा स्किल इंडिया मिशन। तो स्किल इंडिया मिशन भी चालू किया गया था 2015 में। ठीक है, तो 2015 में जब सरकार ने लॉन्च किया था, तो ये एक अम्ब्रेला स्कीम था। अम्ब्रेला स्कीम का मतलब होता इस स्कीम में कई स्कीमें इंटरलिंक थी। तो इसमें क्या होता, मेनी स्किल्स स्कीमें एंड द प्रोग्राम 100। तो चीफ ऑब्जेक्टिव था इंपावरिंग द वुमेन, इंपावरिंग द यूथ, जो हमारे देश के नौजवान हैं उनको इंपावर्ड करना था, उनको कई प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना था, ताकि वो एडुकेटेड स्किल सेट्स को, यानी एडुकेटेड स्किल सेट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपको कोई स्किलिंग सीखना, जैसे टूरिज्म की स्किलिंग सीखना है, जैसे आपको एक काम करते हैं कि कोई भी स्किलिंग चीजें सीखना, जैसे प्लम्बरिंग का काम आपको सीखना है, इलेक्ट्रिसिटी का, तो ये एडुकेटेड स्किल सेट्स होते हैं। सेट्स का मतलब होता है लेवल 1 2 3 4 5। तो इन सेट्स को विल बी इनेबल्ड देयर एम्प्लॉयबिलिटी रिलेवेंट टू सेक्टर, जो उस एरिया में डिमांडेड है उस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड किया जाए। तो चीफ ऑब्जेक्टिव जो था स्किल इंडिया मिशन टू प्रोवाइड द मार्केट रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग, यानी जो मार्केट की आवश्यकता है उस आवश्यकता के अनुरूप आपको रोजगार या कुशलता प्रदान करना, टू मोर देन 40 करोड़ यंग पीपुल इन द कंट्री बाई ईयर 2022, यानी 2022 तक लगभग 40 करोड़ यंग पीपुल को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करना, ताकि ये व्यक्ति अपने रोजगार को प्राप्त कर सके, ये उद्देश्य रखा गया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लघु एवं कुटीर उद्योगों को बचाने के लिए कई स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स लॉन्च किया। ठीक है, तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अब आपके कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा।